फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे और आगे के जो भी और टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। डू यू रिमेंबर द स्टोरीज ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम विथ विच वी स्टार्टेड दिस चैप्टर? क्या आपको याद है जो वो पहले पहले हम लोगों को वो जो एग्जाम्पल दिया गया था ऑफिस मेमोरेंडम का? हम लोग देखे थे कि जो वो डॉक्यूमेंट को साइन किया था वो उस डिसीजन को बनाने में बहुत ही ज़्यादा कम इंक्लूडेड था। वो जो आदमी था वो सिर्फ और सिर्फ उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर रहा था, और वो इम्प्लीमेंट तो करवा ही रहा था, इम्प्लीमेंट नहीं, वो डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट करवा रहा था और वो एक एग्जीक्यूटिव के तरह रोल कर रहा था। और हम लोग ये भी नोट किए कि प्राइम मिनिस्टर का उस डिसीजन में क्या रोल था। But we also know that he could not have taken that decision if he did not have the support from the लोक सभा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वो अगर ऐसा नहीं कर पाता अगर उसे लोकसभा में एक मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिलता तो इन दैट सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेज ऑफ द पार्लियामेंट। और इस सेंस में हम लोग समझ सकते हैं कि वो बस एग्जीक्यूट कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे वो बस एग्जीक्यूट कर रहे थे कि पार्लियामेंट का क्या विश है, और वैसे ही आगे चल के वो डॉक्यूमेंट जो था वो एक बिल तरह का एक्ट बन चुका था। ठीक है। Thus, at different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise the supreme power on behalf of the people। मतलब डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे फंक्शनरीज से मिलते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं लेकिन वो सुप्रीम पावर नहीं प्ले कर रहे होते हैं लोगों के बिहाफ में। मैं जैसे यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी साइन किए लेकिन वो पूरा का पूरा डिसीजन तो कैबिनेट के मंत्री बैठ के लिए, तो सुप्रीम पावर यहाँ पे लोकसभा के पास था, वो जॉइंट सेक्रेटरी के पास नहीं था। और यही जो सारे के सारे फंक्शनरीज हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। और उन्हें एग्जीक्यूटिव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो एग्जीक्यूशन करते हैं सारे के सारे पॉलिसीज़ का जो कि गवर्नमेंट बनाती है। तो इसीलिए हम लोग मेनली जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम लोग उन्हें एग्जीक्यूटिव की तरह से ही देखते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ओके, सो लेट्स गो। तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव, one that is selected by the people for a specified period and other which are civil servants। तो मतलब हमारे कंट्री में दो तरीके की लीड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल लीडर्स जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं लोकसभा में वो सब हमारे होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और जो यूपीएससी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि सिविल सर्वेंट बनते हैं आगे चल के, मतलब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, वो सब होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंज होते भी रहे लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने ऑफिस में बैठेंगे और वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ठीक है। पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स। जो लोग सिविल सर्विसेज में काम करते हैं उन्हें सिविल सर्वेंट्स कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं। दे रिमेन इन द ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। मतलब वो लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं अगर रूलिंग पार्टी चेंज हो रहा है तो भी और नहीं चेंज हो रहा है तो भी। The officers work under political executive and assist them in carrying day-to-day administration। वो जो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स बन जाते हैं वो आगे चल के जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनको डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं। अब सारे के सारे डिसीजन तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव खुद नहीं ले सकते। ग्राउंड लेवल पर बातों को जानने के लिए एक लोगों का मतलब लोगों का होना बहुत ही ज़रूरी है, और वही लोग होते हैं सिविल सर्वेंट्स। ठीक है। अब आप हो सकता है ये पूछो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर क्यों होता है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के जैसे। मतलब कि जो सिविल सर्वेंट्स है वो तो ज़्यादा एक्सपर्ट है किसी भी चीज़ को लेकर के, वो ज़्यादा एजुकेटेड है, पर जो मेन पावर होता है वो पॉलिटिकल लीडर के पास क्यों होता है। ऐसा हो सकता है ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, फाइनेंस जो हम लोग के पास एक पूरा मिनिस्ट्री है उसमें जो इकोनॉमिक्स का नॉलेज है वो फाइनेंस मिनिस्टर से ज़्यादा वहाँ पे बैठे हुए आईएएस या आईएएस को हो सकता है। ठीक है। आईएएस या जो भी सिविल सर्वेंट वहाँ पे बैठे हैं। और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि टेक्निकल मैटर्स जो होते हैं किसी भी मिनिस्ट्री का वो बहुत ही कम जान रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स एज कम्पेयर टू द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जैसे कि डिफेंस में, इंडस्ट्री में, हेल्थ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, माइंस में और बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ों में। तो फिर भी हम लोग ये क्यों जानते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर है?
तो जो रीज़न है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो पीपल का चाह होता है वो सुप्रीम होता है, और जो मिनिस्टर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल के, और इसीलिए उन्हें ये एम्पावरमेंट होती है, मतलब ये पावर मिलता है कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं लोगों के लिए जो भी पॉलिसी या जो भी मेजर डिसीजन है वो सारे। और वो जो अनइलेक्टेड रहता है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनली आंसरेबल रहता है जो लोगों ने उन्हें चुना है, और किसी को वो आंसरवेयर नहीं करने का अगर चाहे तो वो नहीं कर सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव परमानेंट एग्जीक्यूटिव को आंसर दे रहा है कि सर हम ऐसे ऐसे किए, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों को आंसरेबल ज़रूर होता है, और इसीलिए सारे के सारे जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो मिनिस्टर्स के पास होते हैं, और फाइनल डिसीजंस जो होते हैं वो भी मिनिस्टर्स के पास होते हैं। ठीक है। द मिनिस्टर्स डिसाइड्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स इन विच द डिसीजन ऑन पॉलिसी शुड बी मेड। वो सारे के सारे जो मेजर फ्रेमवर्क ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पॉलिसी होते हैं, वो सारे का सारा मेन पॉलिटिकल लीडर्स ही लेते हैं। और मिनिस्टर जो है वो उनसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता है कि वो एक्सपर्ट हो किसी भी मैटर के या अपने मिनिस्ट्री के। उनसे बस ये चाह होती है कि वो अपना काम अच्छे से कर सके, और अगर उन्हें ऐसा चाहिए कि उन्हें कोई एक्सपर्ट चाहिए तो उनके पास तो सिविल सर्वेंट्स हैं ही किसी भी टेक्निकल टर्म को जानने के लिए। पर बस इतना ही ज़रूरी है कि वो अपना काम अच्छे तरीके से और बिना टेक्निकल हुए भी लोगों की चाह को समझ के कर सके। डिपेंडिंग ऑन व्हाट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज द मिनिस्टर्स डिसाइड्स, मतलब जो पूरा ऑब्जेक्टिव रहे, कौन सा पॉलिसी उन्हें करना है, कौन सा पॉलिसी उन्हें नहीं अपनाना है, ये सारा का सारा पॉलिटिकल लीडर्स पर है। और ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स से अलग सोच रखते हैं, क्योंकि भाई सिविल सर्वेंट्स भी तो बहुत ही ज़्यादा एक रिस्पेक्टेड पोस्ट है, और वो भी अगर कुछ चाह रहे हैं तो वो देश के हित के लिए ही चाह रहे हैं। तो बहुत ही कम बार ऐसा देखा जाता है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव से मेल नहीं खा रहे होते हैं। ठीक है। द एक्सपर्ट्स कैन टेल, एक मिनट, द एक्सपर्ट्स कैन टेल द रूट बट समवन विथ अ लार्जर व्यू डिसाइड्स द डेस्टिनेशन। जो सिविल सर्वेंट्स रहते हैं ना वो एक डेस्टिनी मतलब एक रास्ता बता सकते हैं कि सर आप ऐसे ऐसे करो, लेकिन उस रास्ता को अपनाना है या नहीं अपनाना है ये मेनली पॉलिटिकल लीडर्स के पास है, क्योंकि वो एक जनरलाइज व्यू रखते हैं। वो एक एक्सपर्ट तो नहीं होते किसी भी चीज़ के, लेकिन वो एक जनरलाइज व्यू रखते हैं कि क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ बुरा है। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पार्लियामेंट में जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर एक मेंबर रहते हैं उसके, ये हम लोग सब जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है कंट्री का। हम लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर लेते हैं। वो उन्हें ही अपॉइंट करते हैं जो मेजॉरिटी पार्टी या कोलिएशन पार्टी का लीडर रहे। ठीक है। और लोकसभा में होना ज़रूरी है। ठीक है। लोकसभा का मेंबर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जाहिर सा बात है कि अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी में है उसके जो लीडर रहेंगे वो ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए कि किसी भी पार्टी को एक मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिल रहा तो प्रेसिडेंट जो है वैसे आदमी को अपॉइंट करते हैं जो हो सकता था कि सिक्योर कर लेता है एक मेजॉरिटी सपोर्ट को। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है किसी भी मतलब हमारे कंट्री का मेनली, उसके पास एक फिक्स टेन्योर नहीं है। वो पावर में रहना तभी तक एंजॉय कर सकता है एज पर जब तक उसका पार्टी मेजॉरिटी में है लोकसभा में। मतलब पार्लियामेंट में कभी भी टेन्योर जो होता है या फिर हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर्स रहते हैं उनका टेन्योर फिक्स नहीं रहता। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सिंपली आप ये जान सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट कर रहे होते हैं, बस टेक्निकल टर्म में प्रेसिडेंट का नाम हम लोग ले लेते हैं। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिएशन दैट हैज़ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट रहे, वो मेनली जो रूलिंग पार्टी होते हैं उसी के होते हैं। और बहुत ही कम बार देखा जाता है कि ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर को मिनिस्ट्री सौंपा गया हो। ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो फ्री रहते हैं चूज़ करने के लिए मिनिस्टर्स को, जब तक वो जो मेंबर है वो पार्लियामेंट का एक मेंबर है। और अगर ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार जो पर्सन होता है वो मेंबर नहीं होता है पार्लियामेंट का, और तो भी उसे मिनिस्टर बना दिया जाता है।
पर जो ऐसा आदमी रहता है जो मेंबर नहीं है और वो उसे मिनिस्टर बना दिया गया है, उसे 6 मंथ्स के अंदर ही किसी भी तरीके का मतलब कोई भी हाउस से अब खुद को एक मेंबर घोषित करवाना पड़ता है, चाहे वो राज्यसभा रहे या लोकसभा, उसे किसी भी सभा का एक मेंबर बनना होता है। और मेनली ये राज्यसभा का ही मेंबर बना जाता है, क्योंकि लोकसभा में मेंबर बनना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़के उठना पड़ेगा। तो मेनली लोगों को राज्यसभा का ही मेंबर बनाया जाता है अगर वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एक ऑफिशियल नेम है बॉडी का, जिसमें इंक्लूड्स होते हैं मिनिस्टर्स, और वो यूजुअली 60 से 80 मिनिस्टर रहते हैं डिफरेंट रैंक का। हो सकता है कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई स्टेट मिनिस्टर है, ऐसे करके होता है। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं वो टॉप लेवल लीडर्स रहते हैं रूलिंग पार्टी के, या फिर जो पार्टी है वो मेजर चार्जेस मतलब जो भी मेंबर वहाँ पे इलेक्ट होते हैं एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, वो मेनली टॉप लीडर्स तो रहते ही हैं, और वो मेनली चार्जर्स होते हैं, मतलब चार्ज मतलब मेन एकदम आदमी रहेगा, उसी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है किसी भी पार्टी का। ठीक है। यूजुअली जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो मीट करते हैं डिसीजन लेने के लिए इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। कैबिनेट इज thus the inner ring of the council of ministers. It comprise of about 25 ministers. ठीक है, इसको आप लोग इधर समझ लो। अगर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, तो ये वाला जो टर्म है ये कैबिनेट मिनिस्टर्स है। ठीक है, ये वाला काउंसिल है और इसके अंदर जो आ रहा है वो कैबिनेट। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये मान लो कि टोटल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसमें जो मेन लीडर्स है ना वो बस इतने हैं, और इनको ही कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है। और ये वाले जो टर्म है इनको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जानते हैं। आगे देखते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना वो सारे जो रहते हैं वो रहते हैं स्टेट के इंडिपेंडेंट चार्जर्स। दे पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। मतलब अगर हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर तरीके का मीटिंग है तो उसमें हो सकता है कि किसी स्टेट मिनिस्टर को बुलाया गया हो, चाहे अगर वो इकोनॉमी का रहे या हेल्थ का रहे, और उसमें से अगर किसी के एक स्पेशल डिमांड रहे कि वो आदमी को बुलाओ भाई, उसका डिसीजन मतलब उसका एक एडवाइस लेना ज़रूरी है, तो ही स्टेट मिनिस्टर को बुलाया जाता है, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज को होल्ड कर रहे होते हैं सॉरी। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। और ये जो स्टेट्स के मिनिस्टर रहते हैं ना, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को सजेस्ट कर रहे होते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस तरीके से। सिंस इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल द मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग द डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार सारे के सारे मिनिस्टर्स आ जाए और सबका पहुंचना वहाँ पॉसिबल हो, सबको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने स्टेट्स को भी देखना है ना। तो इसीलिए कैबिनेट्स की जब मीटिंग होती है तो ही सारे मिनिस्टर्स मिलते हैं, और उसमें भी सारे के सारे नहीं आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपने स्टेट को संभाल रहे होते हैं, जिन्हें बुलाया जाता है वो ज़रूर पहुँचते हैं। That is why parliamentary democracy in most of the country is often known as cabinet form of government। और इसी वजह से जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है ना बहुत सारे कंट्रीज़ की, उसे हम लोग कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम। और जो कैबिनेट होता है वो एक टीम के तरह, मतलब सब एक दूसरे को सपोर्ट करता है, ऐसे करके वर्क होता है। द मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस बट एवरीबडी हैज़ ओन अप टू डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट। सबका अलग अलग डिसीजन हो सकता है, लेकिन कैबिनेट को मेजरली वो एक साथ आ ही जाता है उसका डिसीजन। और नो मिनिस्टर्स कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन। मतलब हो सकता है कि कोई डिसीजन पसंद नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी उसे सब कोई सामने से मना नहीं कर सकता। उसमें कुछ चेंजेस के बारे में आप बोल सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि वो पूरा के पूरा गलत है। और ओपनली तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, चाहे आप कैबिनेट में रहो या चाहे आप स्टेट मिनिस्टर रहो या सिविल सर्वेंट रहो। अब आता है पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो प्राइम मिनिस्टर्स के पावर के बारे में ज़्यादा नहीं कहता है, और प्राइम मिनिस्टर का रिलेशनशिप जो होता है मिनिस्टर्स के साथ उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहता है।
पर जैसे हम लोग सब जानते हैं कि पार्लियामेंट में और गवर्नमेंट जो मेजरली रहती है उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उनके पास एक वाइड रेंजिंग पावर्स तो होगी ही अगर वो किसी भी चीज़ के हेड है तो हम लोग देखते हैं कि उनके पावर्स क्या है। प्राइम मिनिस्टर जो रहते हैं वो किसी भी कैबिनेट मीटिंग्स के को चेयर करते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं वर्क को डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स का, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट जो है ना उनके सारे वर्क को कोऑर्डिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल रहता है अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में तो, ठीक है। उन्हें जो है मतलब वो जो एक काम करते हैं वो जनरली एक सुपरविजन के तहत काम करते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का। सारे ऑल द मिनिस्टर्स वर्क अंडर द हिज लीडरशिप, और सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं ना वो प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंडर ही काम कर रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी तरह का वर्क को मिनिस्टर्स के बीच में। ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स। अगर प्राइम मिनिस्टर को किसी मिनिस्टर का काम पसंद नहीं आ रहा तो हो सकता है वो अपनी मर्जी से उसे डिसमिस भी कर दे, किसी तरह का वहाँ दिक्कत का बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर अगर क्विट कर देगा ना तो पूरा का पूरा मिनिस्ट्री भी क्विट कर देगा। और कैबिनेट जो है ना वो मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, और कैबिनेट के अंदर में भी अगर सबसे पावरफुल कोई है तो वो बंदा प्राइम मिनिस्टर है। सॉरी, the power of prime minister in all the parliamentary democracies have increased so much that the recent decades that the parliamentary democracies are sometimes seen as prime minister's form of government। बीते कुछ सालों में प्राइम मिनिस्टर के पावर बहुत ज़्यादा बढ़े और इसी वजह से हम लोग अब मेजरली जो डेमोक्रेसी रहती है ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को उसे प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेसी भी कह देते हैं या प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी कह देते हैं। एज पॉलिटिकल पार्टीज come to play a major role in politics, the prime minister controls the cabinet and parliament through the party। और जो मेजर रोल प्ले करता है ना पॉलिटिक्स में वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। वो सारे के सारे कैबिनेट को और पार्लियामेंट को अपने में जो पार्टी होता है उसको कंट्रोल करके रहते हैं। जो मीडिया है ना वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इस ट्रेंड को बनाने में और इलेक्शन में कंपटीशन को बिल्ड करने में टॉप लीडर्स के बिटवीन में। इन इंडिया टू वी हैव सीन अ टेंडेंसी towards the concentration of powers in the सिंगल प्राइम मिनिस्टर। मतलब हम लोगों ने भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर को कुछ कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर मिल जाती है अगर वो इन्फ्लुएंशियल है तो। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ही वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे क्योंकि और वो एक सुप्रीम अथॉरिटी खुद को समझते थे क्योंकि वो लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल तरीके का रोल प्ले करते थे। इंदिरा गांधी के टाइम में भी ऐसा था कि जो वो उसके लीडर्स थे कॉलीग्स थे उनसे ज़्यादा पावरफुल वो इंदिरा गांधी थी। और रिसेंट साल में ये भी देखा जा रहा है कि कोलिएशन पार्टीज जो होती हैं ना पॉलिटिक्स जो रहते हैं वो जो पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रहते हैं उनके वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कोलिएशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजंस एज ही लाइक्स। अगर वो कोलिएशन गवर्नमेंट है तो भाई उसका डिसीजन भी तो दोनों पार्टी को लेकर के चलना होगा ना। दोनों पार्टी अगर हैप्पी रहेगी तो ही वो पार्टी गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। इसीलिए पावरफुल प्राइम मिनिस्टर तो है भाई, लेकिन दोनों पार्टी को उस चीज़ के लिए अपना डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे आता है द प्रेसिडेंट। वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्राइम मिनिस्टर अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है ना तो प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब पूरे इंडिया का जो हेड है वो तो भाई प्रेसिडेंट ही है। भले उनकी पावर नॉमिनल है लेकिन वो हेड ऑफ द स्टेट है। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो है वो मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है वो नॉमिनल पावर्स के हकदार होते हैं। प्रेसिडेंट जो रहते हैं जैसे ब्रिटेन की जो क्वीन है उनको एक लार्ज सेरेमोनियल एक्सटेंट तक ही पावर मिलता है। और वैसे ही इंडिया का भी कुछ सिस्टम है। इंडिया और ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट का चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है और कहीं ना कहीं ब्रिटेन से ही इंडिया ने वो चीज़ ली है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो सुपरवाइज करता है सारे के सारे ओवरऑल फंक्शंस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के जो एक कंट्री के अंदर है ताकि हमारा कंट्री हार्मोनी अचीव कर सके। अब आता है जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं वो इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को। अब हम लोग देख सकते हैं कि ना कि प्रेसिडेंट के पास एक डायरेक्ट इलेक्शन है ना ही प्राइम मिनिस्टर का पास, लेकिन दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया।
जो कैंडिडेट रहते हैं प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होने के लिए, उन्हें एक मेजॉरिटी वोट चाहिए होता है इलेक्शन को जीतने के लिए। और ये इंश्योर करता है कि जो प्रेसिडेंट है वो हो सकता है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करे इंटायर नेशन को। मतलब अगर इंडिया का हेड है तो भाई वो तो प्रेसिडेंट ही है। At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate the prime minister can. और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वो पॉपुलर मैंडेट खुद को घोषित कर दे जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। और इसीलिए ये इंश्योर करता है कि प्रेसिडेंट के पास एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर ही है। अगर आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना तो आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर सकता। सारे के सारे गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो प्रेसिडेंट के सिर्फ और सिर्फ नाम पे हो रहा है। प्रेसिडेंट जो होता है ना हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिना प्रेसिडेंट के हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। सारे जो लॉज होते हैं, मेजर पॉलिसी डिसीजन होते हैं, वो तभी पास हो सकते हैं जब उन पर प्रेसिडेंट अपना साइन कर दे। उनका एक साइन ही हम लोग के लिए इतना वैल्यूएबल है। ऑल जो मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही मिलते हैं। ये इंक्लूड करता है प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हो, हाई कोर्ट के जजेस, या गवर्नर जो है, या इलेक्शन कमीशन के हेड जो हैं, अम्बेसडर जो है, सब कुछ जो अपॉइंटमेंट होती है ना वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती है। प्रेसिडेंट के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सारे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होते हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर ही बनते हैं। जो प्रेसिडेंट है ना वो सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस का इंडिया में। पर हम लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि ये सारा जो पावर्स है ये एडवाइस पर हो रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ये सारा काम तो प्रेसिडेंट कर ही रहे हैं लेकिन उनके पास एडवाइस जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना वो रिकंसिडर कर सकते हैं अपना या फिर एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन वो एक ही बार अपना एडवाइस दे सकते हैं किसी भी बिल पर। और अगर उनके पास सेम तरीके का बिल फिर से आ गया तो उन पर ये बाउंडेशन है कि उनसे उससे साइन करना ही करना। मतलब अगर कोई बिल लोकसभा एक बार पास करके भेज दे रही है प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट एक बार उसे फिर से रीबैक कर सकते हैं लोकसभा के पास कि भाई तुम देखो इसमें कुछ कुछ चेंज करो। लेकिन अगर लोकसभा ये चीज़ नहीं चाहेगी तो प्रेसिडेंट के पास जब वो बिल जाएगा तो वो बाउंडेड है उस चीज़ को साइन करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है इससे ज़्यादा? तो सिंपल सा बात है कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट जो होता है वो एक मेंबर नहीं रहता, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए हिस्सा है। अब आता है द जुडिशरी। तो हम लोग एक बार आखिरी बार ऑफिस मेमोरेंडम के टॉपिक पे फिर से आते हैं। ठीक है, वो जो डिस्प्यूट हुआ था वो किसके द्वारा सेटल डाउन किया गया था? अगर हम लोग याद कर सके तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सबके एक वर्डिक्ट आया था जो सबके द्वारा एक्सेप्टेड था। ठीक है, इमेजिन करो अगर सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जैसा वहाँ चीज़ नहीं होता तो क्या होता? अगर ऐसा होता कि हम लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो कोई भी उस बात को नहीं सुनता, कोई भी एक सुप्रीम पावर नहीं होता जो डिसीजन सोच समझ के ले पाता। और हो सकता था अगर जुडिशरी नहीं रहता तो सुप्रीम कोर्ट ट्रस्टेड भी नहीं रहता और फेयर जजमेंट भी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। This is why an independent and powerful judiciary is considered essential for all the democracies. और ऐसा ही कुछ गलत नहीं हो, इसीलिए एक पावरफुल जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड अ जुडिशरी। सारे जो कोर्ट्स हैं ना, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, ये सारे को एक साथ क्लब करके हम लोग जुडिशरी के नाम से जाना जाता है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटायर नेशन का एक कोर्ट है। और जुडिशरी जो है वो कंसिस्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट्स के कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, कोर्ट जो लोकल लेवल पर है वो सारा का सारा। इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। और ये भी बताता है ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंट्रोल करता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे कंट्री का। और वो जो डिसीजन है वो बाइंड कर देता है हर एक इंडियन को फॉलो करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो जो भी सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करता है, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करता है,
दो स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको भी सॉल्व करता है, गवर्नमेंट और यूनियन के बीच में जो होता है उसे भी सॉल्व करता है। और जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है ना सिविल और क्रिमिनल केस का, वो सुप्रीम कोर्ट ही है। इट कैन हियर्स अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट का जो जजमेंट है ना वो सुप्रीम कोर्ट फिर सुन सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट नहीं सुन सकता। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव। मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का यही मतलब है कि वो किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं है या किसी भी तरह के एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेशन के अंडर नहीं है। वो बस अपना इंडिपेंडेंट है और उसे जो सही लग रहा है और जो सही डिसीजन है वो अपना इंडिपेंडेंट फॉर्म में ले सकता है। जो जजेस है ना वो एक्ट नहीं करते गवर्नमेंट के तरह, मतलब गवर्नमेंट के विश की तरह वो एक्ट नहीं करते हैं, और जो पावर में उसके तरह वो एक्ट नहीं करते, जो सही है उसके तरीके से वो एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है अचीव किया है एक अच्छा खासा कोर्ट सिस्टम को। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं ना वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के, जो कि एडवाइस होता है प्राइम मिनिस्टर का, एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस भी वहाँ पे कंसल्ट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब हाईएस्ट जज रहते हैं ना वो सबऑर्डिनेट मतलब उसके छोटे वाले लेवल के कोर्ट को हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के न्यू जजेस को इलेक्ट करते हैं। और वहाँ पे बहुत ही लिटिल स्कोप होता है किसी भी तरीके का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस का, कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है लेकिन वो बहुत ही कम। और जो सीनियर मोस्ट जज रहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का, वो यूजुअली अपॉइंट होते हैं चीफ जस्टिस के द्वारा। सॉरी, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। जो सीनियर मोस्ट जज रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ही अपॉइंटेड किए जाते हैं एज अ चीफ जस्टिस। अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज of the Supreme Court or the High Court, it is nearly impossible to remove him from his position। और अगर एक मेंबर को इलेक्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज, तो उसे हटाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि एक प्रेसिडेंट को हटाना मुश्किल है, वैसे ही चीफ जस्टिस को या हाई कोर्ट के जज को हटाना ज़रूरी है, मतलब मुश्किल है। और जो जज है ना वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस से ही अलग हो सकते, मतलब चेंज हो सकते हैं, अगर वो जो इम्पीचमेंट है वो दोनों हाउसेस से 2/3 मेंबर्स की मेजॉरिटी से पास हो गया है। और ऐसा कभी भी इंडिया के हिस्ट्री में नहीं हुआ। एक प्रेसिडेंट पर वो हुआ था इम्पीचमेंट का प्रोसेस, लेकिन वो अब इम्पीचमेंट घोषित होने से पहले ही वो डेथ कर गए थे। जुडिशरी जो है वो मोस्ट पावरफुल है किसी भी वर्ल्ड में। इंडिया का जो जुडिशरी है वो मोस्ट पावरफुल है किसी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से, ठीक है। The Supreme Court and the High Court have the power to interpret the Constitution of India। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो है हमारे कंट्री का उसको थोड़ा ना थोड़ा मतलब छेड़खानी उससे कर सकते हैं। छेड़खानी मतलब कौन सा सही है क्या गलत है वो आप बता सकते हो। उनके पास ये पावर है कि वो इनवैलिड कर दे किसी भी लॉ को, लेजिस्लेचर के एक्शंस को, एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को, और यूनियन लेवल पर या स्टेट लेवल पर अगर उन्हें कुछ भी चीज़ गलत लग रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आने वाली, तो उन्हें वो गलत ठहरा सकते। दे कैन ऑल्सो डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन अ कंट्री। और वो कॉन्स्टिट्यूशन के वैलिडिटी और लेजिस्लेशन के अनुसार किसी भी एग्जीक्यूटिव को गलत या सही बता सकते हैं। दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो रूल्ड द कोर और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। और सुप्रीम कोर्ट ये भी बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का कोर है ना, जो बेसिक चीज़ है, वो पार्लियामेंट में चेंज नहीं हो सकती। जो पावर और इंडिपेंडेंस है हमारी जुडिशरी का, ये एक्ट मतलब इसको एक पावर देता है एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बनने का। और हम लोग ये चीज़ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि कोर्ट जो है वो कुछ ऐसा जजमेंट दिया है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट को सपोर्ट करता है। और कोई भी आदमी अगर ये चाहता है कि किसी भी तरह का पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पे हर्ट हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपना दरख्वास्त दे सकता है कि ये केस को सुनो, और इसको बोला जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो कोर्ट है वो इंटरवीन कर सकता है ताकि प्रिवेंट हो पाए किसी भी तरह का मिसयूज पावर
गवर्नमेंट के तहत, ठीक है। जो मेजर मैल प्रैक्टिसेस होते हैं ना वो गवर्नमेंट की, वो सुप्रीम कोर्ट अपने तहत देखता है। और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा बॉडी है जो इंडिया का मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ आ गया हो। ये देखिए, ये हमारे प्रेसिडेंट है, इनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही बताइए। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नोट्स आ जाएंगे। थैंक यू।